सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले हम कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसागर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव बड़ाकोला के निवासी थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहावसान हो गया था। इनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा इन्होंने बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया था। कुछ समय तक वे रामकृष्ण मिशन कोलकाता के पत्र समन्वय का संपादन करते रहे तथा बाद में मधुबाला पत्रिका का संपादन भी किया। 15 अगस्त 1961 को इनका देहावसान हो गया। निराला जी अत्यंत उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी तथा त्यागी व्यक्ति थे। वे स्वयं संगीत प्रेमी थे। रचनाएं निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं हैं नामिका, प्रेमल, गीतिका, कुकुर, मुक्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, रोज, मिति, राम की शक्ति पूजा, राग विराग, वर्षा गीत इत्यादि। उपन्यास के अप्सरा, अलका, प्रभावती, छोटी की पकड़, काले कारनामे। कहानी संग्रह है लिली, सती, चतुरी, चमार तथा स्कूल की बीवी। रेखा चित्र, पुल्ली, भाट और बकरीहा, दो लोकी। ध्यान से सुन लो। निबंध संग्रह, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, शाब्दिक और प्रबंध परिचय। जीवनिया है ध्रुव, भीष्म तथा राणा प्रताप। अनुवाद आनंदमठ, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, कबीर, रजनी देवी चौधरानी, राधा रानी, विश्व वृक्ष, राज सिंह, महाभारत इत्यादि। ठीक है, इन्होंने 2 कविता लिखी हैं, उत्साह और अट नहीं रही। ठीक है, पहले मैं एक बार उत्साह कविता का आप लोगों को सार पढ़ा देती हूँ। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। उत्साह का आह्वान गीता कवि ने इसे बादलों के माध्यम से प्रकट किया है। नवजीवन और नई कविता के संदर्भों में विचार करते हुए निराला जी ने बादलों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। कविता में बादल एक और भूखे प्यासे और पीड़ित लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करते माना है, तो दूसरी ओर से नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले तत्व के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना और क्रांति चेतना की ओर ध्यान दिया है। साहित्य के सामाजिक परिवर्तन में ही सदा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कभी बादलों से गरज गरज कर बरसने की बात करता है और सुंदर काले बादल अबोध बालकों की कल्पना के समान है। वे नई सृष्टि की रचना करते हैं। इन उनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। कभी बादलों का आह्वान करता है कि वे बरसत गर्मी के ताप से कभी धरती को शीतलता प्रदान करें। ये इसका सार था। दूसरी कविता का सार भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही मतलब फागुन की जो आभा वो हट ही नहीं रही है। ऐसे वादी कविता में फागुन मास की मादकता का सुंदर चित्रण किया है। जो व्यक्ति के मन में प्रसन्नता हो, सुंदरता और उल्लास भरा रूप दिखाई देता है। कवि को सारी प्रकृति में सुंदरता मूर्ति सी प्रतीत होती है। उसके कोने कोने में सुगंध प्रतीत होती है। इससे मन में तरह तरह की कल्पनाएं जन्म लेती हैं। वनों के सभी पेड़ नए नए पत्तों से लदे गए हैं। वे पत्ते कहीं हरे हैं तो कहीं केवल कोकिलों के रूप में लाल हैं। उनके बीच में सुगंधित फूल खिल रहे। सारे वन का वैभव अति आकर्षक और मधुर है। अब हम ये कविता पढ़ेंगे, इनका सार समझेंगे। हाँ भाई, उत्साह कविता है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धरो ललित ललित काले मुरारी बाल कृष्ण की से पाले। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से विभाग नंबर 2 में उत्साह नामक कविता से ली गई है। इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने क्या बताया है, इस पहले को पढ़ के हमें देखना है कि कवि ने अपनी कविता में बादलों का आह्वान किया है। ठीक है, कि हे बादल तुम गरजो, कहने का मतलब है कि पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करो। और उन्होंने बादलों को नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धरो ललित ललित काले घुंघराले बाल कृष्ण की सी काले। कवि बादलों से गरज कर सारे संसार को बरसने के लिए कह रहा है कि सारे संसार को अपने शीतल रंग से शीतलता प्रदान कर दो। ठीक है, ताकि धरती में से नए अंकुर फूटे। ठीक है ना, यानी कि प्रेरणा देते हुए कि ओ बादल तुम गरजो, सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो, घनघोर बरसो। ये बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। जब देखो कई बार जब बारिश बिल्कुल काले बादल हो जाते हैं ना, बिजली चमकने लगती है, यानी वज्रपात होता है, तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उड़ने कवि नवजीवन वाले। विद्युत छवि उड़ने, उड़ का मतलब क्या है? विद्युत यानी बिजली चमकती है। ठीक है, तो तुम हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो। और वज्र छिपा नूतन, कविता नूतन का मतलब नया, और कवि नवजीवन वाले, तुम नई सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो। और तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति छिपी हुई है। जब बादल गरजते हैं तब बिजली की चमकती है ना साथ में, तो ये वज्रपात
होता है। फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निगाह के स्कल है। तुम्हें संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो, बादल तुम गरजो और सब में नया जीवन भर दो। गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धरती के लोग यानी आए हैं क्या दिशा के अनंत तक धरा जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धरती के सारे लोग बहुत व्याकुल, बहुत बेचैन, ठीक है, बेउदास है। अरे बादलों तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं इस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो, तुम परस्पर इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को ठंडक प्रदान कर दो यानी शीतलता प्रदान कर दो। ये बादलों तुम गरज गरज कर बरसो और फिर धरती को शीतलता प्रदान करो। बस कहने का मतलब ये भाषा, ये पैरा समझ में आया होगा आपको। उत्साह का ये आह्वान गीत है और कभी बादलों का आह्वान कर रहा है बेटा इसमें, ठीक है, और बादलों को गरज कर बरसने के लिए धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर तो वज्रपात की शक्ति भी छिपी हुई है, ठीक है, तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल हैं, ठीक है, कभी जब बारिश आती है तब बिल्कुल आकाश बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है ना, इसलिए वो काले घुंघराले बालों के इसमें इसकी शोभा विद्यमान है। और जब धरती तपने लग जाती है मई और जून के महीने में, उसके बाद में बारिश स्टार्ट होती है ना, तो जब गर्मी में बिल्कुल धरती तपने लग जाती है, तपने के बाद में हम बादलों से आह्वान करते हैं कभी कि बादल गरजो, ठीक है, तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। ये पैरा का समझ में आया होगा सभी को। अगला पैरा देख, पहले हम इसमें भावार्थ देखेंगे यानी भाव सौंदर्य। पेपर में आता है, कई बार 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में आ जाते हैं, 4 नंबर के, कई बार 3 नंबर में भी आ जाते हैं। तो कविता में भी भाव सौंदर्य समझ करें तो देखो, कवि ने बादलों, ध्यान से देखो, कवि ने बादलों को प्यास और पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर कर उनकी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने का आग्रह भरा आह्वान किया है और साथ ही साथ बादलों को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस विफल और क्रांति चेतना को संभव करने वाला माना है। बादल की धरती को हरा भरा बनाते हैं और कवि को कविता करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये तो इसमें था भाव सौंदर्य। आगे सौंदर्य देखो, अब इसमें प्रस्तुत पद में साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता, छंद है, लाक्षणिकता, शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ललित ललित 2 बार ललित ललित ले की आवृत्ति 2 बार आ गई ना, तो इसमें अनुप्रास अलंकार घटना और मुक्ति प्रकाश यानी ललित ललित काले घुंघराले। बाल कल्पना कैसे बाले, कैसे आ गया, इसमें सास ऐसी हो उसमें उपमालंकार होता है, ठीक है, तो इसमें उपमालंकार भी है। बादल गरजो ये प्रकृति से संबंधित है, बादल गरजो तो बेटा इसमें मानवीकरण अलंकार है। समझ आ रहा होगा सभी को। अगली पॉइंट देखो, सभी 2 पॉइंट लिखी हैं इसमें। अगली का नाम है अट नहीं रही है, ठीक है, अट नहीं रही है, ध्यान से सुनेंगे। अट नहीं रही है, आवा भागों की सट नहीं रही है। तो प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी के पाठ्यपुस्तक से स्थित भाग नंबर 2 में संकलित अट नहीं रही है नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। इसमें कवि ने क्या बताया है, इसे मूल रूप से उनकी काव्य रचना राग विराग में संकलित किया गया है। कवि ने इसमें फागुन की मादकता को प्रकट किया है, जिसकी सुंदरता और उल्लास सभी दिशाओं में फैला हुआ है। जब पतझड़ ऋतु आती है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आती है बसंत ऋतु, ठीक है। बसंत ऋतु आती है यानी फागुन के बाद फागुन जब स्टार्ट होता है तो जो पौधे हैं उनमें नई नई कोपलें स्टार्ट होती हैं फूटनी, ठीक है, किसी में लाल होती है, किसी में हरी होती है, तो कितना मतलब मनमोहक दृश्य होता है। तो कवि ने उसी का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। कवि कहता है शरीर में फागुन की यह सुंदरता किसी प्रकार समा नहीं पा रही है, वह प्रकृति के कण से फूट रही है। अपने रहस्यवादी भावों को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि हे प्रिय, पता नहीं आप कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा यानी प्रकृति यानी कहीं सांस लेते हो कर भर देते हो, अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने में सुगंध से भर रहे हैं। आप ऊंची कल्पना यानी खुद को तब पर कर देते हो। आप ऊंची कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान कर देते हो। पर का मतलब पंख, ठीक है। वो आप मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देते हैं, यानी आपकी जो सुंदरता है वो इतनी है कि सारे संसार में फैली हुई है, ठीक है, वह अत्यधिक आकर्षक और बहुत ही सुंदर है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि मैं उसकी ओर से अपनी आंख हटाना चाहता हूँ तो भी वो आंखें हट नहीं रही हैं। इस सुंदरता में मेरा मन जो है वो बंधकर रह गया है। पत्तों से लगी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पेड़ों की सभी डालियां जो है पत्तों से पूरी तरह से लग गई हैं। कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल कोपलें दिखाई देती हैं, यानी कि लाल डाली भी छा जाती है। जब नया अंकुर फूटता है तो पहले लाल रंग का नहीं होता,
लाल कोकिले फूलती बादरें हरी होती हैं, तो वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। उनके भी सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं, सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं। कहीं पड़ी नहुर में मंद गर्द पुष्पमाल, पाट पाट शोभा लिपट मेरी। ऐसा लगता है कि उनके कंठों से सुगंध से भरे हुए फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। ये प्रिय आप जगह को फूट फूट कर भर रहे हैं, पर वह अपनी पुष्पलता के कारण उसमें समा नहीं पा रही और चारों ओर बिखरी पड़ी है। ठीक है, तो ये फागुन की सुंदरता का चित्रण किया है यहाँ पर कवि ने। तो इसमें ये भाव सुन रही है बेटा, कवि ने फागुन के महीने की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया, जिसे देखकर कवि के हृदय में अनेक कल्पनाओं का जन्म होता है। ईश्वर की रहस्यमय शोभा सब तरह व्याप्त है, सब तरह फैली हुई है। ठीक है, इसमें काव्य सुंदरी देखो, प्रस्तुत कर में साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है, पद में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, छंद है, लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, ये प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, सांस लेना प्रकृति से ही संबंधित है। ठीक है, ऑक्सीजन हमें तभी तो मिलती है जब पेड़ों से, तो ये भी प्रकृति से रिलेटेड है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार आएगा। घर घर भर और पर कर, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।